नमस्कार दोस्तों, एक और पीवाईक्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट की। इससे पहले हम लोग इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख चुके हैं और इस समय हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के पिछले सालों के प्रश्न देख रहे हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को ही देखेंगे। उसके बाद हम लोग किसी और सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज जरूर से फॉलो करिएगा क्योंकि पीवाईक्यू आपको काफी हद तक आपको ये बता देगा कि पढ़ना कैसे है, आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं। साथ ही साथ में अगर आप पीवाईक्यू ही सारे देख ले मॉडर्न हिस्ट्री के तो आपका सब्जेक्ट भी काफी अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बाल गंगाधर तिलक वॉज जेल्ड इन 1908 फॉर। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में जेल की सजा हुई थी। कितने वर्षों के लिए हुई थी? देखिए, इनको सजा हुई है 1908 में 6 वर्षों के लिए। कितने? 6 साल के लिए। वापस कब आए थे? ये आए थे 1914 में। ये ध्यान रखिएगा, 6 वर्षों के लिए सजा हुई है। भेजा कहाँ गया था इनको? भेजा गया था मैंडेले जेल है एक, मैंडेले, ठीक है, मैंडेले प्रिजन, वहां इनको भेजा गया। तो ये है कहाँ पे? ये है आपके म्यांमार में, बर्मा, जिसका म्यांमार का दूसरा नाम, पुराना नाम बर्मा है। ठीक है, जो भारत का एक पड़ोसी देश है म्यांमार, वहां पे जेल है। तो इनको वहां भेज दिया गया था, अंग्रेजों ने भेज दिया था। अब बात क्या थी, इनको सजा हुई क्यों थी? क्योंकि देखिए, अच्छा, इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए एक बार क्या था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में बनती बिल्कुल नहीं थी, दोनों की विचारधाराओं में अंतर था। विचारधारा क्या क्या थी दोनों की वो भी बता दी थी मैंने। तो इस वजह से क्या हुआ, कांग्रेस में एक स्प्लिट हो गया, मतलब कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। कब टूटी थी? 1907 में। ठीक है, 1907 में टूट गई। और कौन सी जगह पे सेशन हो रहा था? वो हो रहा था सूरत जगह पे, सूरत में। ठीक है, इसीलिए उसे सूरत स्प्लिट भी बोल दिया जाता है। कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई, मॉडरेट अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। अब अंग्रेजों ने देखा कि देखो अब ये कांग्रेस में है, थोड़ा ये टूटी है, बंटवारा हुआ है दो हिस्सों में, तो अब इसको और जरा तोड़ा जाए। तो अब वो ढूंढने लगे कि कैसे किन नेताओं को, इनकी कौन कौन सी कमियां हैं, इनको फंसाया जाए और इनको जेल में डाला जाए। अब उस समय बाल गंगाधर तिलक ने क्या करा था, जो क्रांतिकारी गतिविधि हो रही थी, क्रांतिकारी गतिविधि में ये था कि कुछ लोगों ने उस समय पे, जो कोई डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह थे, उन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का कुछ चार्ज था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने वो क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन करा था अपने न्यूज़पेपर में। क्या करा था? सिर्फ समर्थन करा था, बोला था कि सही है ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधि हो रही थी। ठीक है, बहुत सारी थी। उस समय बाल गंगाधर तिलक ने उसका सपोर्ट करा था। तो अब अंग्रेजों ने कहा कि देखो अब तुम फंस गए, अब तुमने सपोर्ट करा, तो अब इन पे चार्ज लगा दिया गया था, सेडिशन का चार्ज लगा दिया गया था। और फिर इनको कहाँ कर था? जेल में डाल दिया था। कितने सालों के लिए? 6 साल। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर्स वर केम फ्रॉम। अधिकतर नरमपंथी नेता, मॉडरेट मतलब वही उदारवादी, नरमपंथी नेता कहाँ से थे? क्या बोले जरा? ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से? ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों से या पंजाब से? देखिए, मॉडरेट जितने भी देखिए नरमपंथी लोग होते हैं, जो लिबरल लोग होते हैं, जो बहुत लिबरल आइडियाज की बात करेंगे, वो आप खुद सोचिए कहाँ से होंगे? वो अर्बन एरिया से होते, शहरी क्षेत्रों से। क्यों अर्बन एरिया से क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए वो पहले से शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनकी शिक्षा भी वहीं पे हुई है, इंग्लिश एजुकेशन भी हुई, और इंग्लिश एजुकेशन लिबरल आइडिया सिखाता ही है। तो इसी वजह से जो मॉडरेट लीडर है, जो नरमपंथी, वो कहाँ से आएंगे? शहरी क्षेत्रों से आएंगे। और जितने भी आपके, आप ये समझिए कि एकदम एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज वाले लोग हैं, वो हमेशा हमेशा देखिएगा, वो हमेशा आपको क्या कहते हैं, गांव वाले क्षेत्र से होंगे। इस समय भारतीय राजनीति में भी आप देख लीजिए, जितने भी कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, वो सब पढ़े लिखे, एकदम शिक्षित, एकदम पढ़े लिखे, और सब लिबरल नेता है। और बीजेपी वाले भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है बीजेपी वाले पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, ये मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना ही किसी पार्टी का विरोध करता हूँ। ठीक है, तो ये मत बोलिएगा कि ये इनके समर्थक बन गए, उनके समर्थक बन गए। सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। जो बीजेपी जब शुरू में बनी थी, तब उसमें जितने भी ज्यादातर नेता थे, वो क्या कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से थे। फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई करी। तो जितने भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों से आएंगे, फिर अपनी शिक्षा करेंगे जाके, तो उनके में आप हमेशा कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट आइडिया रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, ये होती है, काफ़ी ज़रूरी है। तो ठीक है, ये मॉडरेट लीडर्स आपके कहाँ से थे? ये थे आपके अर्बन एरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मोपला मूवमेंट ऑफ 1921 वाज अ ब्रांच ऑफ। 1921 के मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? देखिए, पहली बात तो मोपला आपका है कहाँ पे? ये है आपके केरला में। ठीक, पहली चीज तो ये समझ में आ गई। अब देखिए, मोपला रेबिलियन था क्या? बोला जरा किसकी शाखा थी? ऑप्शंस देख लेते क्या क्या। खिलाफत आंदोलन,
1857 का स्वतंत्रता संग्राम, स्वदेशी आंदोलन या असहयोग आंदोलन। देखिए 1921 में हो रहा है तो ये शाखा तो है आपकी खिलाफत मूवमेंट की, खिलाफत आंदोलन की, क्योंकि खिलाफत आंदोलन भी ये सब 1919 या 20 के आसपास हुए हैं। ठीक, इनकी भी कहानी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि गांधी जी ने कैसे जोड़ा असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को। अब देखिए मोपला में हुआ क्या था, केरला में जगह थी, वहां पे खिलाफत मूवमेंट की वजह से थोड़ी कम्युनल भावनाएं आ गई थी, मतलब हिंदू मुस्लिम वाली भावनाएं आ गई थी। और वहां पे जो किसान था आपका, जो फार्मर था, पीजेंट था, वो कौन था, वो था आपका मुस्लिम। ठीक, और जो जमींदार था जिसको लैंडलॉर्ड भी बोलते, वो थे आपके हिंदू। तो जो मुस्लिम किसान लोग थे उन्होंने क्या करा, एक विद्रोह कर दिया, आर्म्ड विद्रोह था, आर्म्ड रिबेल था, मतलब शस्त्र के साथ में विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ में, हिंदू जमींदारों के खिलाफ में और अंग्रेजों के खिलाफ में। किसके खिलाफ में, हिंदू जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ में। तो इसी वजह से वहां पे बहुत सारे जो हिंदू जमींदार थे, जो हिंदू लोग थे, उनकी भी जान चली गई थी, अंग्रेजों की भी जान चली गई थी। तो तभी बोला जाता है जो मोपला मूवमेंट था उसमें थोड़ा कम्युनल एंगल आ गया था, ठीक है, सांप्रदायिक एंगल आ गया था। हुई कहाँ पे, केरला में। किसकी शाखा थी, खिलाफत आंदोलन की, बता दी। था क्या, वहां पे जो मुस्लिम किसान थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, किसके खिलाफ, जो हिंदू जमींदार थे और जो अंग्रेज लोग थे, जो अंग्रेजी शासन कर रहे थे। तो इसी वजह से जो मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की वजह से इसको कम्युनल एंगल दिया जाता है। और इसमें ये भी पता लगे कि यूनिटी जो है वो एकदम टूट गई थी यहाँ पे केरला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी हैड डिस्कस्ड ओवर क्विट इंडिया मूवमेंट बिफोर द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ कांग्रेस एट वर्धा ऑन 6 जुलाई, हु वाज द प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करी, और 1942 का कांग्रेस का सेशन कहाँ पे वो हो रहा था, वो हो रहा था आपके वर्धा में। बोला जा रहा है कि वहां पे जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सिर्फ इतना बोला जा रहा है। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए 1942 में जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये ध्यान रखिएगा। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद ही इस देश के पहले शिक्षा मंत्री बने हैं, पहले एजुकेशन मिनिस्टर। पहले प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू थे, अब उनकी भी कैबिनेट थी, उसमें भी बहुत सारे मंत्री थे। तो पहले आपके शिक्षा मंत्री कौन है, वो है आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये ध्यान रखें। और ये भी गांधी जी की तरीके इन्होंने भी हिंदू मुस्लिम जो एकता है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बहुत जोर दिया, अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ फ्रंटियर गांधी। सीमांत गांधी का मूल नाम क्या है। देखिए मैं ये क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है अब्दुल गफर खान को। किसको, अब्दुल गफर खान को, ये ध्यान रखिए। अब इनको फ्रंटियर गांधी क्यों बोला जाता है, पहले मतलब तो गांधी है, क्योंकि ये गांधी की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। ठीक, ये भी आपके विभाजन, पार्टीशन के खिलाफ थे कि वो इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो, ये भी उसके खिलाफ थे। ठीक है, गांधी जी की विचारधारा से, साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता भी होनी चाहिए। फ्रंटियर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये कहाँ पे एक्टिव थे, ये थे जो सीमाएं थी भारत की, भारत अफगानिस्तान की सीमाएं, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, ये वहां पे एक्टिव थे, इसलिए बॉर्डर क्षेत्र था। तो इसी वजह से इनको फ्रंटियर या सीमांत गांधी बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए किसको बोला जाता है, खान अब्दुल गफर खान को। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बनारस सेशन ऑफ हिंदू महासभा हेल्ड इन अगस्त 1923। अगस्त 1923 में आयोजित हिंदू महासभा के बनारस सत्र के अध्यक्ष कौन थे। पहली चीज समझिए, हिंदू महासभा कब बनी, ये बनी है आपकी 1915 की, तो बनी 1915। उस समय 1915 में इसके प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे वीडी सावरकर। ठीक है, सावरकर प्रेसिडेंट। अब हिंदू महासभा का क्या कहना था, इनका मतलब उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य ये था कि जो भारत होना चाहिए जब भी आजादी मिले हमें, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए होना चाहिए। किसके लिए, हिंदुओं के लिए। इनका ये मानना था कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ में कभी नहीं रह सकते। जबकि कांग्रेस क्या कहती थी, वो कहती थी कि देखिए हिंदू मुस्लिम सब साथ में रह सकते हैं, और जब हमें आजादी मिले तो हम लोग सब साथ में रहेंगे। लेकिन हिंदू महासभा का क्या था, आजादी तो चाहिए लेकिन भैया ऐसा होना चाहिए कि इस देश में सिर्फ हिंदू लोग रहे। ये इनका एक उद्देश्य था। अब ये तो बात हो गई हिंदू महासभा की। बोला जरा बनारस सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो वो अध्यक्ष थे आपके पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन, पंडित मदन मोहन, ध्यान रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अच्छा, इन्होंने ही जो आपका बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो इन्होंने ही बनवाया है। आईआईटी बीएचयू लगता है इसके आगे, आईआईटी भी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने बनवाया, पंडित मदन मोहन। अगला क्वेश्चन क्या है।
दयानंद सरस्वती फाउंडेड, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। कौन सा इसमें से आपका जो संगठन है, जो समाज है, वो बनाया गया? तो उन्होंने बनाया है आपका आर्य समाज। ये क्या बना है? आर्य समाज। आर्य समाज का क्या कहना था कि आर्य समाज की जो टीचिंग्स थी वो ये थी कि एक ही भगवान है और जो मूर्ति पूजन हम लोग कर रहे हो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ एक ही भगवान में मानना, वन गॉड में। ये आर्य समाज का जो मूल उद्देश्य था। अब ये ध्यान रखिएगा, जो दयानंद सरस्वती, हाँ, बहुत सारे जितने भी लोग हैं सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक जो सुधारक थे, उन्होंने काफी सारे संगठन बनाए हैं। क्यों बनाए? क्योंकि 1857 में हमने देखा अंग्रेजों ने हमें हरा दिया, जबकि हमने अच्छा उनको विद्रोह करा था उनके खिलाफ में। तो लोगों को लगा कि देखिए ऐसा है कि हमारे भारत में ही, अपने समाज में ही बहुत सारी कमियां हैं, पहले वो समाज को सुधारो फिर जाके तो किसी और से, अंग्रेजों से लड़ो। तो इस वजह से बहुत समाज जो सुधारने वाले लोग थे वो काफी आ गए थे और बहुत समाज सुधारक संगठन, समाज भी बने। तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हु हैड रिटन नोवेल दुर्गेश नंदनी? दुर्गेश नंदनी उपन्यास किसने लिखा था? देखिए ये लिखा है आपके बंकिम चंद्र चैटर्जी ने, लिखा है बंकिम चंद्र चैटर्जी ने दुर्गेश नंदनी, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ बंकिम चंद्र चैटर्जी ने हमारा जो राष्ट्रीय गीत है कौन सा, वंदे मातरम, वो भी बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? देख, पहली चीज तो ये समझिए कि जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है, कार्नेटिक वॉर किसके किसके बीच में हुई है? वो हुई आपके इंग्लिश लोग के बीच में, मतलब अंग्रेजों के बीच में, और फ्रेंच लोगों, ठीक है। क्यों हुआ था? देखिए था क्या, भारत में सबको व्यापार करना था। ये जितनी भी कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच वाली कंपनी, सब व्यापार करने आई थी भारत में। अब भारत से इनको पैसा भी बहुत मिलता था, मतलब व्यापार करते थे, प्रॉफिट बहुत होता था। तो ये दोनों कंपनियां चाहती थी कि हम एक दूसरे को हटा दें, मतलब सिर्फ हम ही रहे। अंग्रेज चाहते थे फ्रांस वाले हट जाए, फ्रांस चाहते थे कि अंग्रेज वाले हट जाए, सिर्फ हम ही यहाँ पे व्यापार करो, सारा पैसा हम कमा के जाए। अब इसी वजह से इन दोनों के बीच में, यहाँ भारत में काफी एक दोनों को ये हुआ कि इसको हटाना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। और साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल पे भी अंग्रेजों और फ्रांस की क्या चलती थी, एक लड़ाई चलती थी आपस में, मतलब इनके बीच में युद्ध होते रहते थे। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में खटपट रहती, वैसे ही उस समय अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में खटपट रहती थी, कभी ना कभी युद्ध हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ठीक, अब इंडिया में भी इन दोनों की कंपनियां आई हुई हैं, तो यही पूछा जा रहा है। अच्छा, कारण तो ये वो आपका बैकग्राउंड आप समझ गए। अब बोला जा रहा है इमीडिएट कॉज क्या है, तत्कालिक कारण क्या है? जैसे ये पहला जो ऑप्शन है, राइवलरी बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये भी आपका जो अंग्रेज अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो लड़ाई थी, ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि ये था भी। लेकिन तत्कालिक कारण पूछा जा रहा है, एकदम इमीडिएट, वो है आपका कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय इंग्लिशमैन, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो हुआ क्या था, जो फ्रांस की जो शिप्स थी उसको उसको कब्जा कर लिया था किसने? अंग्रेजों ने। अब उसी वजह से जो फ्रांस लोग थे वो भड़क गए, उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे कर लिया, हम यहाँ शांति से रह रहे हैं, तुम ज्यादा उछल रहे हो, तो रुको, फिर लड़ाई होती है, फिर कार्नेटिक वॉर होती है। लेकिन जितनी भी कार्नेटिक वॉर हुई उसमें अंत में परिणाम यही निकला था कि जो विजेता कौन था, वो थे अंग्रेज, हमारे विजेता निकल के आ गए थे, और फ्रांस वहीं से कमजोर पड़ गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बाय विच लॉर्ड कॉर्नवालिस गॉट पावर टू वेटेड द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जिसके द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति मिली? देखिए ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, पहली बात तो समझिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस, या फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। ये ध्यान रखिए, वही जो सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस। क्यों बोला जाता है आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब साथ ही साथ में उस समय 1773 से आपके एक्ट बहुत आने लगे थे, रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा था, फिर चार्टर एक्ट आ रहे, बहुत सारे एक्ट आए। तो उसके, इनके लिए एक स्पेशल एक्ट पास हुआ है, इनके लिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए अंग्रेजों ने इनके लिए एक स्पेशल एक्ट पास करा था, ताकि जो इनकी जो परिषद थी, मंत्री परिषद सॉरी, ताकि जो इनकी मंत्री परिषद थी उनके डिसीजंस को क्या कर सके, पलट सके और सिर्फ अपनी बात मान सके और सिर्फ अपनी चला सके, ठीक है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए एक एक्ट लाया गया है, स्पेशली इनके लिए लाया गया है। और वो कौन सा है आपका? वो है एक्ट ऑफ 1786, 1786 का अधिनियम। ये ध्यान रखिए, कौन सा? एक्ट ऑफ 1786। ये सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए स्पेशली एक्ट लाया गया था।
तो ये काफी स्पेशल थे अंग्रेजों के लिए। इसके लिए अंग्रेजों के लिए ये हुई आपकी वीडियो के, यही थे इसमें क्वेश्चंस। अब इनमें अगर आपको कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, रिप्लाई हम सबको करेंगे। ठीक है, यहीं पे वीडियो भी खत्म करेंगे। कुछ भी आपको डाउट, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, यहीं वीडियो भी खत्म करेंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, लाइक करते रहा करिए, शर्माइए नहीं लाइक करने में, आपका नाम वाम नहीं कहीं पे आता है, लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए। यहीं पे वीडियो भी खत्म करेंगे। नमस्कार।